सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज हमें खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। जिस तरह हम देख रहे हैं कि दुनिया एक दफ़ा फिर पैदा हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, इसकी वजूहात क्या हैं उनसे जानेंगे। और साथ ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापसी के बाद अब एक दफ़ा फिर ऐसे लग रहा है कि अपनी पार्टी को फॉलो करते हुए या पार्टी उनको फॉलो कर रही है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात लगा दिए हैं। अभी हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज का बयान भी सामने आया कि थर मंसूबा इतने अरसे से या 50 सालों से पड़ा हुआ, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी, इस पर हमने काम किया। कराची में या सिंध में जितने भी बड़े बड़े काम हुए उसका क्रेडिट भी नून लीग लेने की कोशिश कर रही है। इसमें हकीकत कितनी है, मुराद अली शाह साहब से जानेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध हमें ज्वाइन करें। मुराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अब बातें करने लगे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? बहुत शुक्रिया मेरा मौक़िफ़ लेने का इस बात पे। मेरी नज़र से भी मियाँ साहब का बयान गुजरा है जो उन्होंने सहाफ़ियों से मरी में बात की है। बहुत ही एहतराम से, मुझे बहुत एहतराम है मियाँ साहब का, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, लेकिन बहुत ही एहतराम से मैं कहता हूँ कि शायद उन्होंने हकीकत पे अपनी बात नहीं की है थर के कोयले के हिसाब से। बाकी चीज़ों पे तो मैं अभी कमेंट नहीं करता, मैंने नहीं सुनी कि उन्होंने और क्या कहा है, लेकिन थर के कोयले के लिए उन्होंने शुरुआत ही इस बात पे की है कि जी 50 साल से हम इसका सुन रहे हैं। तो मियाँ साहब की नॉलेज के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये थर का कोयला दरियाफ्त हुआ था 1991 में, 1991 में, उसको आज 32 साल हुए। तो अगर 50 साल से वो सुन रहे थे तो दूसरों को बता देते ताकि तेजी से काम उस पर और तेज हो सकता। तो उनको शायद यादगिरी उनकी या जो उनकी याददाश्त है वो थोड़ी लैग कर रही है इस चीज़ के कि 50 साल की चीज़ें वो बता रहे हैं। चले उसको एक तरफ रखें, उम्र हो जाती है तो शायद आदमी भूल जाता है कि कब मैंने ये बात सुनी हो पहली बार, लेकिन जो उन्होंने बात कही है उस पर आ जाते हैं। हम कहते हैं कि ये सारा काम मैंने किया है। तो इसकी बड़ी ब्रीफली आपको हिस्ट्री दे देता हूँ कि 91 में ये कोयला दरियाफ्त हुआ। 93 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आते ही शहीद मोहतरमा ने सिंध कोल अथॉरिटी थी उसको फ़ाल किया, सारी सूबे सिंध की जो हुकूमत थी उनसे काम कराया और उन्होंने सारी चीज़ें तैयार की। और 2 साल के अंदर यानी 95 में गॉर्डन वू थे एक हांगकांग के इन्वेस्टर जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में कोयले की कानें चला रहे थे, उनके साथ MOU किया 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट्स का, 2 पावर प्लांट से टोटल 10,560 मेगावाट। और वो आप सोचें 95 में वो काम अगर जारी रहता, वो काम उन्होंने शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही महीनों बाद, साल के अंदर अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अनकॉन्स्टिट्यूशनली ख़त्म कर दी गई। उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने थर के कोयले को बैक बर्नर पे डाल दिया। गॉर्डन वू अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़ के चले गए। अजीब व गरीब कहानियाँ उन्होंने बनाई जो एक आदत हो जाती है, अनफॉर्चुनेट सी बात है। उसके बाद 97 से लेकर 2008 तक थर पे कोई काम नहीं हुआ। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत थी और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी हुकूमत थी। 2008 में आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था, जो 95 में उन्होंने थर जाके, मेरे ख्याल है पहली प्राइम मिनिस्टर होंगी या नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कई बार थर गए। वैसे तो शौकत अजीज़ साहब भी थर से इलेक्ट हुए थे, वो भी शायद गए हो थर, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने थर की सरजमीन पे ये तकारीर आपके पास भी मौजूद होंगी की थी कि जी मैं थर के कोयले से पाकिस्तान को रोशन करूंगी, ये उनका ख्वाब था। और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत में आके किया। उन्होंने थरकोल एनर्जी बोर्ड बनवाया जिसमें वफाक और सूबे दोनों की नुमाइंदगी थी। सूबाई चीफ मिनिस्टर उसके सरबराह थे। सिंध हुकूमत ने इंग्रो कॉरपोरेशन के साथ सिंध इंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनाई और उसने काम शुरू किया। हमने सारे मराइल तय किए। आखिरी जो बात थी, हमें एक सॉवरन गारंटी चाहिए थी, वो 2013 में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में मंजूर की इन प्रिंसिपल।
अनफॉर्चुनेटली 2013 के बाद जो हुकूमत आई, हमारी सूबाई हुकूमत रह गई, वफाक में फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, थर को फिर निगलेक्ट किया गया। इम्पोर्टेड कोल, मैंने सुना था कि जी, अभी मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि जी ये लोकल कोयला, इसके लिए डॉलर नहीं देने पड़ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हुकूमत में साहिवाल का पावर प्लांट लगा था इम्पोर्टेड कोल पे, उसके लिए डॉलर देने पड़ रहे थे और दिए इन्होंने, वो उसको ज़्यादा तरजीह दी, इम्पोर्टेड एलएनजी को ज़्यादा तरजीह दी, जो एलएनजी इंपोर्ट कर रहे थे डॉलर की बुनियाद पे, लेकिन लोकल कोल पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ, कुछ सियासी हालात ऐसे हुए, धरने वरने लगे, उन धरनों की वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात करनी शुरू की, और पीपल्स पार्टी ने अपनी बातों में, और मैं उन में मौजूद था उन मीटिंग्स में, कहा कि जी थर के लिए आप हमें सपोर्ट करें, और चाइनीज साइड से भी, चाइना की तरफ से, चाइनीज इन्वेस्टर थे, चाइनीज गवर्नमेंट का भी थोड़ा प्रेशर था कि इसकी सॉवरन गारंटी आप फाइनल करें, जो राजा परवेज अशरफ साहब दे गए थे। तो फाइनली उन्होंने 2015 या 16 में सॉवरन गारंटी जरूर मियाँ साहब ने अप्रूव की, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगाई कि अगर सॉवरन गारंटी कॉल हो, यानी कि प्रोजेक्ट परफॉर्म ना करे और जो उसके बैंक्स हैं जो उसको कर्जा देंगे, हुकूमत पाकिस्तान को वो कर्जा वापस करना पड़े, तो सिंध हुकूमत के एनएफसी के शेयर से हम ये पैसे काटेंगे, ये सिंध हुकूमत हमें राइटिंग में दे। अच्छा, न्यायती नामुनासिब बात थी, लेकिन प्रोजेक्ट के इंटरेस्ट में हमने वो भी किया। ये भी रिकॉर्ड मौजूद है कि खत लिख के भेजा कि जी आप हमारे एनएफसी शेयर से काट लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप हमें गारंटी दें। गारंटी दी गई। 2016 में उस पर फुल फ्लेज काम शुरू हुआ। काम तो पहले सारा ग्राउंड वर्क हो चुका था। 2018 में कोल सीम तक पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे पहले वो कोल माइनिंग पिट पे, जो पाकिस्तान की सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उधर गए, कोयले की सीम पे वो खुद कोयला उन्होंने देखा अपनी आंखों से, उसको फील किया। उसकी वीडियोस और तस्वीर आपके पास मौजूद होंगी। और उसके बाद 3 पावर प्लांट का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है थर में। चौथा पावर प्लांट जो आखिरी इस साल मेरे ख्याल है फरवरी में इफ्तिताह हुआ था, मुझे अगर मेरी याददाश्त काम कर रही है, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर आए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, और उन्होंने इफ्तिताह किया। हम उनकी शुक्रगुजार हैं कि वो आए और उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला तख्ती की निकाब कुशाई करके थर के अंदर। तो ये थर की हिस्ट्री है, थर के कोयले की हिस्ट्री है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि थर के कोयले का सारा क्रेडिट थर के लोगों को जाता है, जिन्होंने इस असासे को मुल्क के लिए वक्फ किया। और इसीलिए सिंध हुकूमत ने जो भी इस थर प्रोजेक्ट से सिंध हुकूमत को मुनाफा होगा, चाहे वो रॉयल्टी की सूरत में हो, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की सूरत में हो, सिंध हुकूमत ने ये तहिया किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने ये तहिया किया हुआ है, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने, कि ये सारा पैसा थर के अंदर खर्च होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला। ये तो थर कोल के हवाले से आपने तफसील से बात कर ली, इसकी हिस्ट्री भी आपने बता दी। आज की अगर बात करें तो अब मुस्लिम लीग नून और MQM ये इत्तेहाद हमें होता नज़र आ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि जी जो सिंध का निज़ाम है या था वो बड़ा करप्ट और बदबूदार, यानी पीपल्स पार्टी का जो दौर है उसके बारे में उन्होंने कहा। तो आपको अब कोई मुश्किलात नज़र नहीं आ रही पीपल्स पार्टी के लिए, जिस तरह से अब लग रहा है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं मेरे भाई, कोई मुश्किलात नहीं है, उनको पूरी इजाज़त है। हमने तो इंसिस्ट किया था, आपको याद होगा जरदारी साहब ने मियाँ साहब को आज नहीं, आज से 3 साल पहले कहा था कि आप, या 2 साल बल्कि 3 साल पहले कहा था, जब PDM में इख्तलाफ ही इस बात पे हुआ था कि आप मुल्क में आएँ। हम तो चाहते हैं कि आएँ, सियासत में हिस्सा लें। ये इत्तेहाद तो पहले भी बने, 2013 भी आपको याद होगा, 2018 में भी सारी जमातें इकट्ठी हुई थी और उन्होंने 7 कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े किए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है ना, इससे हमें कोई ऐसी कोई तकलीफ। आप ज़रूर इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के पास हम अपना प्रोग्राम भी लेके जाएंगे, जो सिंध के लोगों की खिदमत की है उसके बेसिस पे इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में चाहे सैलाब की सूरत हाल आई हो, चाहे कोविड हो, चाहे वफाक की तरफ से नॉन कोऑपरेशन के बावजूद सिंध के लोगों की खिदमत करनी हो, वो सब हम बताएंगे। कल मैं चित्राल गया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ, उधर लोगों ने कहा था कि जैसे आप सिंध में लोगों को सैलाब जदगान को घर बना के दे रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाएं,
इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आज़म बन के पूरे पाकिस्तान में वो सिंध का मॉडल देंगे। और हमें अपनी जो हमने काम किए सिंध के अंदर लोगों के साथ, जो हम दुख सुख में साथ रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि सिंध के लोग जैसे हमेशा पीपल्स पार्टी को कामयाब करते हैं, इस दफे भी और ज्यादा वोटों से कामयाब करेंगे। शाह साहब एक बात बताइए कि आसिफ जरदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं। एमक्यूएम की अगर बात कर लें, बाकी चलें बाप पार्टी या दीगर जमातों की बात अलग है, एमक्यूएम तो आपकी भी इत्तेहादी रही है, तो अब क्या हुआ कि आप उनको नहीं कायल कर सके? आप एमक्यूएम के साथ क्यों नहीं चल सके? उनसे कोई राबता नून लीग कर रही है तो आप क्यों नहीं? देखिए, हमारी एमक्यूएम के साथ जब वफाक में भी अभी कोalition में एमक्यूएम साथ थे, हमने सूबे में भी उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। एमक्यूएम उस वक्त पता नहीं क्या वजह थी, अब वो उन्हीं से पूछें। आई होप अब वो तैयार हों, इसलिए कि जब वो मकामी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे थे तो हमने उन्हें बहुत कहा कि जी आप ये इलेक्शंस में हिस्सा तो लें। वो इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं थे, जबकि वफाक में उनके वफाकी वजीर थे, वफाक का वो पार्ट थे। सूबा सिंध में चाहे वो अपोजिशन में थे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारा पूरा ताउन अपोजिशन के मेंबर्स के साथ था। हम डेवलपमेंट में भी उनको साथ लेके चलते थे। उसके बावजूद वो इलेक्शन लोगों को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे। अब नून लीग और एमक्यूएम मैंने देखा है, सुना है कि शायद साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कि मोस्ट वेलकम। हम जो है इलेक्शन अपनी कोलेशन, कोई जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि सिंध के अंदर कोलेशन हो। किसी लोकली किसी जगह पे अगर कोई ऐसा एहतियात होना, वो तो पार्टी लीडरशिप के मशवरे के साथ होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो हम कराची के अंदर, कराची शहर के अंदर मेयर हमारा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कराची में भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। आप समझते हैं कि कराची में फिर भी आपकी पोजीशन मजबूत है और शहरी इलाकों में एमक्यूएम का ज़्यादा वोट बैंक है, इससे आपको कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ ऐसा, वजूहात क्या हुई कि अभी चंद हफ्ते पहले तक बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप आपका बतौर वज़ीर आला सिंध और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, बड़ा अच्छा चल रहा था। बिलावल साहब ओन करते थे कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, नून लीग के नहीं है तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो देते थे और काबीना बड़ी सबने मिलकर चलाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये मामला ख़राब कहाँ से हुए हैं? वजूहात क्या बनी, इसकी मुहर्रिकात क्या हैं कि आज पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सिलेक्टेड हो रहे हैं, ये लाडला प्लस हैं, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स जो अब आ रही हैं, जो शुबात का इज़हार किया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से और जो उनको प्रोटोकॉल और जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उस पर, तो ये वजह इसकी क्या हुई है? कहाँ से ये मामला ख़राब हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनकी सियासी मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन अगर चलानी है तो यही बातें करनी थी, इसलिए उन्होंने शुरुआत की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फिर हकीकत, अब ये थर वाली बात जो है ना, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं थी कहना, इतना क्रेडिबिलिटी अपनी ख़राब होती है ऐसी बात करने से। तो इस वजह से उन्होंने अपने इलेक्शन मुहिम के लिए इधर एमक्यूएम ने, उधर नून लीग ने कहे। हम तो हकीकत पे बात कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं तो वो नज़र आ रहा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपके टेलीविज़न चैनल्स, हम तो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ टेलीविज़न चैनल्स ही दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिलीफ्स दिए जा रहे हैं। लेकिन अगेन हम तो बहुत पहले से कहते हैं कि मियाँ साहब आए, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने और इलेक्शंस लड़े, तो उससे तो कोई हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है कि वो इलेक्शंस लड़े। लेकिन एक हर एक को मौका होना चाहिए, हर जमात को मौका होना चाहिए कि वो लोगों के पास जाए, अपना प्रोग्राम दे और लोग जिसको बेहतर समझे उसको। जरदारी साहब ने बाकायदा ऐसे लगता है कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया हुआ है, लेकिन वो हर तकरीर में बुजुर्गों की सियासत, बुजुर्ग या 70 साल की सियासत जिस तरह से हो रही है, अब ये नहीं चल सकती, इसने मुल्क को कुछ नहीं दिया, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अगर इसी सियासत पर आगे चले तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता, वो ये बात बहुत ज़्यादा दोहरा रहे हैं, बार बार इस बात को कर रहे हैं, यानी बुज़ुर्गों का हवाला देकर। तो ये क्या वजह इसकी कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं? और ख़ास तौर पर अब आकर, अगरचे पहले भी हमने देखा है असेंबली में उन्होंने कहा था कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को मुखातिब करके कि और जरदारी साहब को भी कहा कि जी ऐसी सियासत करें कि मेरे लिए और मरीम के लिए हम फिर आगे कुछ सियासत कुछ बेहतर कर सकें। तो उस वक्त भी वो शिकवे कर रहे थे, लेकिन अब तो उसमें शिद्दत आ गई है और इस तरह के बयानात वो दे रहे हैं कि नौजवान क़यादत आनी चाहिए, मैं नौजवान हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो ये सिर्फ एक उम्र के लिहाज से अपील कर रहे हैं कि ताकि लोग उनकी तरफ वोट करें, या कोई इनके पास प्लान है, कोई माशी प्लान है जिसे वो कुछ चेंज कर सकेंगे? ये जो 70 साल की वो बात करते हैं जी, सारी तबाही हुई 70 साल में, तो उसको बदलने का, कोई बेहतरी लाने का प्लान भी है, या सिर्फ ये कि उम्र के हवाले दे देकर वो वोट लेना चाह रहे हैं?
नहीं, माशी बेहतरी का बहुत बेहतर प्लान है। इंशाल्लाह ताला मैनिफेस्टो हमारे उस पर काम हो रहा है, वो आएगा तो वो भी सामने आएगा। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी 70 साल की जो सियासत इस मुल्क में रही है, जो नेगेटिव सियासत है, उस सोच के बारे में बात कर रहे हैं। किसी की उम्र पे कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सोच जो है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, वो सोच उस पर पूरा नहीं उतरती, ये बात कर रहे हैं बिलावल। ये तो एक पहलू हो गया उनके बयानात का, लेकिन एक और पहलू भी है कि हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बयानात देते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ कई दफ़ा नज़र आते हैं आसिफ जरदारी साहब के बयानात से, और मुखालफिन फिर ये दावा करते हैं कि कोई एक सोच नज़र नहीं आ रही है, एक पेज नज़र नहीं आ रहा। अभी कुछ अर्सा पहले तो बिलावल साहब ने कहा था कि जी मैं घर के मामलात में ज़रूर आसिफ अली जरदारी साहब मेरे वालिद हैं, उनका पाबंद हूँ, जो वो हुक्म देंगे, लेकिन जहाँ सियासत की बात आएगी, पार्टी की बात आएगी, तो फिर CEC का मैं पाबंद हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं पाबंद हूँ, बतौर चेयरमैन वो ये बात कर रहे थे। इसी तरह अब भी देखते हैं कि वो खदशात का इज़हार करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, या प्री पोल रिगिंग की तरफ इशारा करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बेतहाशा बात उन्होंने बात की, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी और को लाडला बनाया जा रहा है, ये सब कुछ इस तरह से किया जा रहा है। ये उन्होंने बड़े वाज़ेह इशारे दिए, मुसलसल दे रहे थे। फिर अचानक आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो शेयर किया जाता है बाकायदा कि इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है, माहौल बड़ा अच्छा बन रहा है इलेक्शंस का, और बड़े अच्छे माहौल के साथ हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात की फिर नफ़ी कर दी। तो फिर लोग कहते हैं जी ये दोनों एक पेज पर नहीं है इस वक्त, वालिद और बेटा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल एक पेज पे हैं। अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे दोनों के बयानात को, इलेक्शन कमीशन पे हमें भरोसा है। हमें ज़रूर एतराज़ जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं उनके कुछ जो उनकी डिसीशंस हैं और उनके जो तरीक़ेकार है उस पर ज़रूर एतराज़ात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सिंध के अंदर 2022 में बदतरीन सैलाब आया था हमारी हिस्ट्री का। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, इंटरनेशनली उन्होंने बात की। हमने फ्लड रिहेबिलिटेशन के लिए, चाहे वो घर बनाने हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हो, फाइनेंसेस सारी अरेंज की। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आके ये समझ के कि ये पीपल्स पार्टी के काम है और अगर ये होंगे तो लोगों पे ये असर पड़ेगा कि जी पीपल्स पार्टी के अच्छे काम अभी तक चल रहे हैं, मेरा ये ख्याल है। उन्होंने नई स्कीम्स को सारी रोक दी। ये नई स्कीम्स तो सारी फ्लड की रिलेटेड है, जो लोगों को फ्लड से, तो ये लोगों से दुश्मनी है। इस बात पे बिलावल साहब कहते हैं कि जी ये जो नेगेटिव आप कर रहे हैं, ये आपकी एक बड़ी नैरो सोच है कि अगर किसी का काम अच्छा चल रहा हो उसको रोक देंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। आप लोगों के साथ जो है ज्यादती नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को अगर इस सूबे के लोग 15 साल से, क्या 15 साल छोड़े, 1970 से लेके जिस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, सिवाय 85 के जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे, हमेशा पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें और सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। तो सिंध के लोग चाहते हैं ना पीपल्स पार्टी को, इससे ज्यादा आपको और क्या वाज़ेह सबूत होना चाहिए। तो ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी कि जब पीपल्स पार्टी की हम बुराई करेंगे, केयरटेकर्स। और ऐसे काफ़ी बयानात आए हैं, इस तरीके की देने की कोशिश की जा रही है अभी भी कि जी अभी तो ये गवर्नेंस ख़राब थी। गवर्नेंस का ये जो डिसीजन है, ये जो फैसला है, ये सिंध के लोग करेंगे कि गवर्न कौन उन्हें अच्छा कर रहा था। तो ये हमें इतराज़ है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ख्याल है, हमारा सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ही मुतालबा है कि इस टाइप की, और उन्होंने दिया है, ये नोटिस भी लिया है कई बार इलेक्शन कमीशन ने इन चीज़ों का, यही है कि ये इंश्योर करें कि इस वजह से किसी पार्टी को नुकसान ना हो। इसलिए कि ये केयरटेकर्स के मैंडेट में आता है कि किसी को फेवर ना करें और किसी को डिसफेवर ना करें। शाह साहब, ये तो आपने जिस तरह हमने शुरू में थर्ड कोल की बात की, दीगर मामलात की बात की, अभी आप जिस तरह बता रहे हैं कि जो कुछ भी इख्तिलाफात या निगरान सेटअप के हवाले से आपने बात की है, इसमें आपके एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन जो निगरान सेटअप बना, जिस तरह से बना, उस वक्त किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, आपकी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं आया। फिर काबीना बनी तो ये भी कहा गया कि कुछ लोग आपके भी उसमें एडजस्ट हुए हैं। ज़्यादातर अभी भी कहा जाता है ये जो निगरान सेटअप ही तो है ही नून लीग का, इसमें तो है ही लोग नून लीग के। खुर्शीद शाह साहब का बाकायदा इसमें बयान है कि पता नहीं 6 जो वज़रा हैं इस वक्त निगरान सेटअप में फेडरल गवर्नमेंट में, वो नून लीग के हैं।
इस तरह के बयानात एक दूसरे के खिलाफ पहले भी हम खैबर पख्तूनख्वा में देखते रहे। ये बात आती रही कि जी 3-3 सब ने बांटे हुए हैं। तो निगरान सेटअप तो हर तरह से मिलकर बनाया गया था। अब क्या हुआ कि बिलावल साहब यहाँ तक इतने सख्त स्टेटमेंट्स पर आ गए कि हम अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तैयार हैं, यानी जो वजारतें हमारे पास थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थीं या वजारत ख़ारजा बिलावल साहब के पास थी, और दूसरी जो वजारतें नून लीग के पास थीं वो भी बताएं, वो तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन पार्लियामानी निज़ाम में तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि काबीना में सब इकट्ठे थे, सबकी कारकर्दगी को इकट्ठे देखा जाएगा, इकट्ठे जांचा जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी 16 महीने इकट्ठे हुकूमत की है, लेकिन अब जितनी खामियां थीं वो नून लीग के खाते में चली जाएं, और अगर कुछ अच्छा था तो पीपल्स पार्टी कहे जी वो सारा कुछ हमारी तरफ आ जाए। इससे भी मुश्किलात होंगी। और अभी जब ये माहौल बन रहा है, अगर बिलावल साहब की बात लेके जी निगरान सेटअप उनके साथ नहीं है, आपने भी उस पर रोशनी डाली तफसील से कि जी आपके जितने भी फंड्स के मामला थे या जो प्रोजेक्ट्स थे वो रोक दिए गए हैं, जबकि नून लीग की अगर बात की जाए उनके जितने प्रोजेक्ट्स थे वो चलाए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और वो तख्तियाँ लगा रहे हैं या उनको प्रोटोकॉल उस तरह से दिया जा रहा है। तो अब ऐसे माहौल में आप समझते हैं कि फिर भी आपके चांसेस हैं? और ख़ास तौर पर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या ये डिसीजन हो गया है? आपने तो अभी कहा भी कि वो वज़ीर आज़म होंगे, तो क्या ये फैसला पार्टी की सतह पर हो गया है कि बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा के लिए और वज़ीर आज़म बनने के लिए उनका नाम फाइनल हो गया हुआ है? और इंतखाबी मुहिम में आसिफा भुट्टो साहिबा वो भी अवाम में नजर आएंगी क्या? देखिए, सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पार्टी के चेयरमैन हैं। इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीत के और पार्टी की लीडरशिप की फैसला करेगी कि वज़ीर आज़म कौन है, और इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको बता दूं वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का ही होगा। जहाँ तक आसिफा भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है, कल भी सियासत पे आने का, कल भी जब मैं चित्राल गया था वहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि जैसे बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा चित्राल से इलेक्शन लड़ी थी 1988 में और जीती थी, उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली से हम चाहते हैं कि उनकी नवासी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा चित्राल से इलेक्शन लड़ें। तो ये लोगों की डिमांड है, फैसला ज़रूर उनका अपना होगा कि वो एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं कि नहीं। अदरवाइज तो पार्टी के जो काम है, उनका मीडिया है, उनको संभालने में आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा अपना काम कर रही हैं। साबिक़ वज़ीर सिंध मुराद अली शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। न्यूज़ अपडेट्स हैं और उसके बाद बात करेंगे ये बनते टूटते इत्तेहाद और कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। ब्रेक से पहले हमारे साथ थे साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, और हमें अब ज्वाइन किया है हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक है, और उज़मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमारे साथ हैं। हाफिज़ साहब, जो इस वक्त हम माहौल देख रहे हैं सियासत में, एतराज़ात भी अपनी जगह नज़र आ रहे हैं, शुक्क व शुबहात भी अभी तक हैं, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन से पहले के माहौल पर आप क्या कहेंगे? पुरएतमाद हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जहाँ तक ताल्लुक है सूरत हाल का, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सुंद है, समोक है, वो अभी तक मुकम्मल उसका खात्मा नहीं हो सका है। और अगरचे तारीख का ऐलान हो गया है, शेड्यूल नहीं आ सका है, और अब तक लोग जो है वो वक्त के आलम में है, और वो गहमा गहमी जो इलेक्शन से पहले सामने आता था वो भी टेम्पो कहीं बन नहीं रहा है। बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि शेड्यूल वो जारी करे, और ज़ाबित अखलाक इंतहाई ज़रूरी है। हालात की तरफ जा रहे हैं, उसमें यकीनन ज़ाबित अखलाक के हवाले से तमाम पार्टियों को बिठाकर इस बारे में तय करना चाहिए। अमन अमान की जो सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी के हवाले से मामलात हैं, इन तमाम मामलात को भी उसी अंदाज में उसके लिए सोचना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ज़ाबित अखलाक की बात तो की जाती है और इसी तरह खर्चों की भी बात की जाती है, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो सका है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक गहमा गहमी के न होने के बावजूद भी अगर सियासी जमातें और रहनुमा एक दूसरे के हवाले से मनफी अंदाज में जो है वो बातें शुरू करेंगे, तो टेम्पो जो ही आगे बढ़ता जाएगा, तो इससे एक कन्फ्यूजन भी पैदा होगी
और आवाम के लिए भी मुश्किलात होगा और इससे फिजा भी ख़राब हो सकती है कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो और दूसरे के जलसों के अंदर भी बदमज़गी का रुझान जो है वो बढ़ सकता है। अच्छा आफिफ साहब, हम देख रहे हैं सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इतिहाद बन रहा है और उसमें लगता ही है कि जमीयत उलमा इस्लाम भी उस इतिहाद का हिस्सा होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से बताइए, सब मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं, बाप पार्टी भी, तो आपकी जमात से क्या बात चल रही है नून लीग की? देखिए, नून लीग के हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके शहबाज शरीफ साहब और रफ़का आए हुए थे, तो मैं भी यहीं था। मौलाना साहब से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसमें दो बातें जो मेरे सामने बात की थी मियाँ साहब ने। एक तो ये कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको उनके मैंडेट के हवाले से इख्तियार भी हो और रास्ता भी दिया जाए और मैंडेट का उनका एहतराम किया जाए और सबको मिलकर इस बात के बारे में जो है ना मुस्बत अंदाज में सोचना चाहिए। दूसरा ये कि PDM के हवाले से जो तहरीक के मिजाजी और साथ मिले थे की तरह उस बात को आगे बढ़ना चाहिए। उससे ये तासुर मिला कि वो इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से भी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से बात की कि बाज़ इलाकों में जो है मुख्तलिफ छोटी जमातें हैं, मकामी सतह पर मामलात हैं, उसमें सीट एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत दरपेश होती है। इसलिए इसको तमाम तर अवामिल और पहलुओं पर गौर करने के बाद ही हम कोई किसी हतमी फैसले पर पहुंच सकते हैं। तो इस पे मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इत्तेफाक किया कि दोनों जमातें और उनके जो दूसरे तीसरे नंबर पे कायदीन हैं वो इस पे गौर करेंगे। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप राबिता रखें और यहाँ से हैदरी साहब और दीगर जो हमारे साथी थे मौलाना ने कहा कि वो बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बात करीब आएगी तो शायद इंतखाबी इत्तेहाद शायद मुमकिन हो ना हो, लेकिन स्टेट एडजस्टमेंट के हवाले से यकीनन पेशरफ्त होगी। और जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद की बात है, तो वहाँ भी बज़ाहिर इत्तेहाद ही का नाम है, लेकिन वहाँ भी सीट एडजस्टमेंट को भी अहमियत दी जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ सियासी वर्कर के से या माजी के ये मामलात के तनाज़ुर में। ठीक है, उस्मा कारदार साहब अभी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। उस्मा साहब, अभी हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब तो जलसे शुरू कर चुके हैं। नून लीग ने एक जलसा किया मीनार पाकिस्तान पर, उसके बाद कोई जलसा नहीं हुआ, लेकिन बिलावल साहब मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अब लाडला प्लस ना किया जाए, अब फिर कोई सिलेक्टेड होगा तो नहीं मानेंगे। तो ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह से नून लीग की तरफ सारी जमातों का रुख है, तो उनको इस पर बड़े खदशात हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रही, ये इशारों पर जा रहे हैं लोग नून लीग की तरफ। जी बहुत शुक्रिया उसामा, आपने मुझे इनवाइट किया। अब बिलावल साहब के साथ तो मैं सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ। आपको पता है कि उन्होंने तो एक अपना जहन बना लिया था कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो बिलावल भुट्टो होगा। अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद उनके सारे ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर हो गए हैं। आपको पता है कि जो 21 अक्टूबर था वो एक किस्म का रेफरेंडम था अवाम का। उससे सबको पता चल गया कि लोगों के दिलों में वालेहाना मोहब्बत है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, और वो पूरी पाकिस्तान से उमड़ के काफ़िले आए, इतना कि लाहौर चौक हो गया। अब ये तो इनको बिल्कुल इनके जहन में था ही नहीं। अब देखें ना, ये कोई बात तो है नहीं कहने वाली कि जी इनको कोई ज्वाइन करा रहा है, वो उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं। भाई जब आपके तरफ ये सारे जा रहे थे, जब आप इनसे जोड़ तोड़, जरदारी साहब तो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, जब आप इनसे जोड़ तोड़ कर रहे थे साउथ पंजाब में, बलूचिस्तान में, तब तो हर चीज़ हलाल थी, तब हर चीज़ ठीक थी। और अगर उन्होंने लोगों ने देखा, क्योंकि देखें ये जो सारी बलूचिस्तान में जो सियासी लीडरशिप है या साउथ पंजाब में, वो उनकी नज़र होती है सेंटर की तरफ। वो देखते हैं कि सेंटर में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है।
तो 21 अक्टूबर के बाद उनको जहन में क्लैरिटी हो गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट है वो तो टस से मस नहीं हुआ, तो सेंटर में तो हुकूमत वही बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर परफॉर्मेंस देखी उन्होंने उसकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कि उन्होंने किस तरह से तरक्याती काम कराए बलूचिस्तान में। तो अब अगर वो उन्होंने हमारे साथ ज्वाइनिंग की है तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? वो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था बिलावल भुट्टो को कि आप रोना पीटना बंद करें। देखें आपके साथ हमारा अच्छा टाइम गुजरा था, आप हमारे बच्चे हैं, आप ऐसा करें बस अपने आप मैनिफेस्टो पे अब जोर दें। सिंध की जो आपकी हुकूमत है वो उसको बताएं कि भाई आप क्या लोगों के लिए करेंगे, तो ये बाकी आए बाएं शायद से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं चला जा सकता? अब हम देख रहे हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं, उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही। माजी में तो पीपल्स पार्टी के साथ भी जमीयत उलमा इस्लाम चल चुकी है। देखिए पीपल्स पार्टी के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई चीज़ की आखिर नहीं है। यानी अगर चंद साल पहले की सूरत हाल को चश्मकश को देखते थे तो क्या कोई तस्वर कर सकता था कि एक ट्रक पे जो है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MCA वगैरह सब होंगे और फिर 18 माह की जो हुकूमत थी सब उसमें शामिल थे। तो सियासत में तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि अब सिंध में जो सूरत हाल है उसमें यकीनन पीपल्स पार्टी का एक बोल्ड है, एक वोट है, एक असर भी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अंदरूनी सिंध जमीयत उलमा इस्लाम भी जो है कुव्वत के तौर पे उभरी है और इंतखाबात में आपने देखा होगा कि वहाँ पर ठीक है दूसरे नंबर पे ही सही आते हैं या तीसरे पे, लेकिन हजारों वोट जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम को मिलती है। अब पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर शायद किसी सतह पर भी किसी और को एडजस्ट करने या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो बात नहीं करना चाहती अंदरून सिंध के हवाले से। अलबत्ता कराची के हवाले से उनके शायद रवैया उस अंदाज में ना हो, लेकिन अंदरून सिंध के हवाले से वो बात नहीं करना चाहती। जब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो अगर रास्ता नहीं देंगे तो फिर इंतखाबी इत्तेहाद तो दूसरे मरहले की बात है। तो मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से समझता हूँ शायद इस वजह से मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या पूरे मुल्क की सतह पर सीट एडजस्टमेंट किया उस हवाले से इंतखाबी इत्तेहाद की बात करेंगे तो यकीनन अंदर उनको कुछ सीटों के हवाले से भी उनको देना पड़ेगा अपने इत्तेहादियों को, तो शायद उनके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए इस वक्त जो सूरत हाल है तो बज़ाहिर जमीयत उलमा इस्लाम है, फंक्शनल लीग है, PDM के PDA के नाम से जो एक इत्तेहाद बनी है वहाँ पर वो शायद इकट्ठे होकर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात करेगी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर यही बात है कि और यही सूरत हाल मेरे ख्याल में माजी में भी मुस्लिम लीग का रहा था। अब देखिए कि अगर मुस्लिम लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद होता है तो यकीनन कुछ सीटों के हवाले से वो समझते हैं। अगर वो कहते हैं कि पंजाब में तो बिल्कुल हम क्लीन स्वीप करेंगे और हम लोग बिल्कुल आगे है, किसी को वोट नहीं देंगे, तो फिर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी मुश्किलात होंगी। अच्छा। तो ये सारी दोनों तरफ से बजती है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इंतखाब के हवाले से शायद सब अपनी सतह पे लड़ेंगे और निचली सतह पर वो अपने तमाम सब तंजीमों को या कैंडिडेटों को देंगे कि अपने हालात के मुताबिक अगर कहीं किसी आज़ाद से या किसी पार्टी के साथ एक सीट देकर, एक वोट देकर सीट पे एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होंगे। अच्छा। यही सामने मुमकिन नजर आता है। अलबत्ता कोई भी 172 मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इस इंतखाबात में हासिल नहीं कर सकेगा, तो उसके बाद फिर पोजीशन के लिए हुई सूरत हाल होगी जो तहरीक इंसाफ के हुकूमत के खात्मे के बाद जो इत्तेहादियों की गवर्नमेंट बनी।
सही, यानी आप एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट देख रहे थे। उस्मा कारदर साहब, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी को अगर साथ मिलाने की नौबत आई, अगर 172 लोग पूरे ना हो सके बा पार्टी को, MQM को, दीगर जमातों को साथ मिलाकर भी, तो क्या दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ नून लीग देख सकती है? दोबारा से हम वही देख सकते हैं जिस तरह हाफिज़ साहब फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद जो सेटअप था, उनको नज़र आ रहा है कि शायद वही सेटअप दोबारा होगा। उसामा, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, और आपको पता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे ये नंबर गेम भी होती है। राना सनाउल्लाह ने अभी जो कहा कि हमारी 125 सीटें पंजाब से ही हो जाएंगी नेशनल असेंबली में, तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मुख्तात उनका एक अंदाज़ा था। मेरे तो ख्याल में इससे ज़्यादा भी हो जाएंगी। उसके बाद हमारी अभी काफ़ी सारी जॉइनिंग्स बलूचिस्तान में हुई हैं। फिर हमारी अगर 125 आप सिर्फ पंजाब से ले रहे हैं तो फिर तो आपको किसी से इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के साथ जाने की। नहीं, आपको पता है 172 का मैजिक नंबर होता है ना। जी जी, वो तो आपको चाहिए नेशनल असेंबली में, तो उसके जाहिर है आपको अलायंस तो फॉर्म करनी पड़ती है। तो आप इलेक्शंस के बाद भी जा सकते हैं ना। अभी आपको जरूरत ही नहीं सीट रेस्टमेंट की, 125 सिर्फ पंजाब से ही आ रही हैं, बाकी कुछ जमातें दूसरी भी ले लेंगी, तो उसके बाद उनके साथ चले जाएंगे आप। आपने तो इलेक्शन के बाद का पूछा है ना मुझसे। जी जी, मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रही हूँ कि जब हमारी सिंपल एक मेजॉरिटी आ जाएगी, तो उसके साथ हम अपनी जो लाइक माइंडेड और हमारे साथ चलने वाली जो जमातें हैं उनको भी मिलाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी सेंटर में। और एक बात पे मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूँगी, जो आपने पहले मौलाना साहब से बात की लेकिन मुझसे आपने नहीं पूछा। देखिए, इलेक्शंस में अब कोई अभाव नहीं है। अच्छा। और उन्होंने क्लियरली डेट भी दे दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी आप मेहरबानी करके कोई कयास राय नहीं करेगा, जिसने करनी है वो घर बैठ के अपने करे, वरना फिर हम उसको समझ लेंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो मुशावरत कर रहा है, तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके लोग जाके उनसे मिल रहे हैं, ज़ाब्ता इखलाक जो है उसके मुतालिक जो रूल्स हैं वो बातचीत हो रही है। कुछ ऐसी जो आए थे सजेशंस, मतलब जो लोगों ने उनको मशवरे दिए, कुछ वो हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं, हाँ, वो सारी बातें अभी हो रही हैं। तो अभी मेरे ख्याल में जो उसका शेड्यूल है वो कुछ 2-4 दिन के बाद आ जाएगा। तो इलेक्शंस तो हर हाल में होनी है, और सबसे ज़्यादा तैयारी जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। हम लोगों ने तो, आपको पता है, 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है। और हमारी डेट 20 आखिरी थी, हमारा तो वो मरला पूरा हो गया है। अब ये सारे लोग जो हैं इनके इंटरव्यूज़ का जो शुरू हो जाएंगे। मैनिफेस्टो कमेटीज हमारी बन गई हैं, वो पूरा मंशूर तैयार और जल्द से भी शुरू हो जाएगी नून लीग की तरफ से। हम तो बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन के लिए। नून लीग तैयार है। अच्छा, ये बताइएगा हाफिज साहब, आपको तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, बल्ला नजर आ रहा है इलेक्शंस में? क्योंकि कई हफ्ते से इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला रोका हुआ था और फिर कहा कि वो मुतमिन नहीं है इनके इलेक्शन से, 20 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शंस करवाएं, और तब तक बल्ला तो है, लेकिन फिर हो सकता है कि फिर इंतखाबी निशान पर दोबारा सोचा जाए। इससे पहले राजा रियाज साहब कह चुके हैं कि जी उनको यकीन है कि बल्ले का निशान नहीं होगा। ये बात परेश खटक साहब भी कर चुके हैं, और अब ये नज़र ये आ रहा है कि शायद जिस तरह अभी एतराज़ किया गया है इलेक्शंस पर, लोग तो इकट्ठे हो नहीं सकते, या गिरफ्तार हैं, रूपोश हैं, कोई आएगा तो वो कैसे इलेक्शंस करेंगे, वो सारे इकट्ठे ही पकड़े जाएंगे सब। तो इस तरह वो इलेक्शंस तहरीक इंसाफ करवा सकेगी? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ होगी या बल्ले का निशान होगा इलेक्शंस में? और अगर नहीं होगा तो क्या आप समझते हैं कि फिर उस सूरत में एक साफ शफाफ इलेक्शंस हो सकेंगे जिसके तहत एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ सकेगी और मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकेगा? देखिए, जहाँ तक बल्ले का निशान है तो निशान तो होगा बल्ले का, लेकिन बल्ला जो जिस टीम का बल्ला है और जो क्रिकेट का है, शायद वो कप्तान तब्दील हो जाए। अच्छा। अब क्रिकेट के उसमें भी हार के बाद उन्होंने भी अपने टीम कप्तान को तब्दील किया है। तो मैं समझता हूँ कि बल्ले का निशान होगा, ताकि एक मसावी जो सूरत हाल है वो जिसका मुतालबा इस वक्त भी कर रही थे, पहले सब कर रहे थे, और 18 में तो खुद मुस्लिम लीग नून और हम भी कर रहे थे। तो बहैसियत इदारे के, पार्टी के और निशान के, मैं समझता हूँ कि शायद वो ज़रूर मौजूद होगा, लेकिन अब उसकी क़यादत के हवाले से जो है वो मतलब साफ नहीं है कि क्या वही क़यादत होगी
या क़यादत के हवाले से सूरत हाल वो होगी जो माजी में मुस्लिम लीग नून को दरपेश थी कि क़यादत तो नहीं था लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। क्योंकि ये सूरत हाल है तो पूरी दुनिया आलमी मुबस्सिरीन और तमाम हवालों से भी और आवाम सतह पर सबको हद तक मुतमईन करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें इंतखाबी निशान हो और उनके अगर कैंडिडेट हो मिल जाए। बाकी अगर कोई अदालती फैसला आता है या कोई और सूरत हाल होती है तो उसके बारे में कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उसमें अपील में जा रहे हैं। उसमें करता साहब आपको क्या लगता है बल्ले का निशान होगा और अगर होगा तो फिर आप सूरत हाल पंजाब में क्या देख रहे हैं? उसामा एक सियासी जमात है और अभी तक मेरे नोटिस में तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा हो कि बल्ले का निशान नहीं होगा आज। लेकिन आपने शायद इलेक्शन कमीशन में जो वो फैसला आया है इनकी जो इलेक्शंस का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जी इंट्रा पार्टी, उन्होंने कहा है कि आपकी पहली वाली जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, वो सही नहीं थी। आप 20 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और वो अगर आपने कामयाबी से करा ली तो फिर आपका बिल्कुल कैसे करवाएंगे? उनके लोग आएंगे तो वो तो पकड़ लिए जाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम, देखिए ये अदालती कार्रवाई है। अच्छा। उसामा कुछ नहीं कह सकती हूँ। और जिस तरह मौलाना साहब ने कहा जो इनकी लीडरशिप है उन्होंने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वो उनको अब कानून का सामना करना पड़ेगा। जो अदालती फैसले आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई भी होगी। मेरे ख्याल में उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको चाहिए कि अपनी 3rd और 4th टियर की जो लीडरशिप है उनके हाथों में अब पार्टी दे दें। अच्छा। और उनको खुद जो है वो तो वर्कर्स तक तो पकड़े गए हैं, वो कहाँ से 2nd और 3rd टियर नहीं उनके शफकत महमूद हैं और अली मोहम्मद खान हैं, असद कैसर है, बतेरे लोग हैं उनके पास। असद कैसर साहब भी गिरफ्तार हैं। अच्छा ये बताइए कि बहरहाल आपने जो कहा कुल्हाड़ी उन्होंने अपने पैर पर खुद मारी, उसके बाद आपको फ़ायदा नहीं हुआ नून लीग को? क्योंकि अगर उसी तरह मामला चलते रहते तो जितने इलेक्शंस थे वो तहरीक इंसाफ जीत रही थी। पंजाब के इलेक्शंस भी हमने देखा, ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई थी, जिसके बाद तुरेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए। उसामा हम बिल्कुल हमारी ये सोच नहीं है। अच्छा। हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम कहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा। बात सारी ये है कि अगर आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें, अगर आप अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि आप रियासत के इदारों पे हमला करें तो उसमें हमारा क्या अमल दखल है? कुछ भी नहीं है। हम तो नहीं, हमने तो नहीं किसी को कहा ना। तो ये ऐसे लोग जो हैं रियासत के ख़िलाफ़ तो हथियार टीटीपी टाइप के लोग उठाते हैं। तो ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था। ये नाकाबिले माफ़ी है। ये वो बयानिया है जो एक दुश्मन का हो सकता है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का नहीं हो सकता। तो मुस्लिम लीग नून का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने किए का भुगत रहे हैं। ये मुकाफ़ात अमल है, ये इन्होंने अपने ऊपर अजाब खुद नाजिल करवाया है। अच्छा अफसर, हम देख रहे हैं अब एक अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट आया है, जो फैसला आया इलेक्शंस के हवाले से 8 फरवरी वाला, उसमें उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे और इससे जो ऊपर जा रहे हैं इसमें सदर भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी कसूरवार है, सब के एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए था। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस हो जाते तो शायद हम ये सारा माहौल आज ना देख रहे होते। देखिए जहाँ तक उसका ताल्लुक है वो तो खैर रद्दिया के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला था उस पर अमल दरामद न किया गया और न करवाया गया और अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ भी कोई इक़दाम न किया गया अब तक। अब उसके बाद फिर जब कौमी असम्बली के हवाले से भी था मसला, वो तो गुजर गए 2 दिन, लेकिन उसके बाद भी जो सूरत हाल सामने आई उस पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन अदालत ने उसके बाद भी मामलात को बाहमी तौर पर सदर और इलेक्शन कमीशन के सबूत कर दिया। अब जो तारीख आई है तो उसके शेड्यूल नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त अमल दरामद आइन पे होना चाहिए हर सूरत में, लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो तो सबके सामने थे और अदालत ने भी शायद हालात को भांप लिया था। इसलिए जिन 60 दिन के अंदर जब इलेक्शन नहीं हुए, 2 सूबे में, तो उसके खिलाफ भी कोई
तोहीन अदालत का केस या कोई किस्म की बात सामने नहीं आ सकी और कौमी असम्बली के जो 90 दिन भी गुजर गए। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद है और जो इस वक्त तक केयर टेकर जो हमारे निगरान हुकूमतें हैं वो भी अपने मुद्दत नहीं बल्कि इद्दत भी पूरी कर चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको तो अदलिया ही देख सकती है और उसके बारे में फैसला कर सकती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि देर आयत तो शायद अब भी जो फरवरी तक 8 तारीख तक कहा गया है, मैं समझता हूँ कि इसको तमीज़ किया जाए और शेड्यूल जारी किया जाए। और जिस तरह मुहतरमा ने फरमाया तो मैं ये समझता हूँ कि एक जमाई बुलानी चाहिए इलेक्शन कमीशन को ताकि वो ज़ाबित अखलाक के हवाले से जो सूदियाँ हैं या सूरत हाल है कि कद होनी चाहिए। ज़रूर एक दूसरे के मंशूर के हवाले से, एक दूसरे पे तनकीद के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से, सियासी तारीख के हवाले से ज़रूर एक दूसरे पे तनकीद हो। लेकिन मामलात यहाँ पर घरेलू हद तक और दीगर मामलात पे जब चलते हैं जिस तरह मीडिया में या दूसरे में सूरत हाल सामने आ रही है और माजी में भी ये कुछ होता रहा, कम अज कम उससे के हवाले से खिताब किया जाए और जो उसके खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ। मैंने देखा था फजल रहमान साहब से सवाल भी इस हवाले से हुआ तो उन्होंने वहीं टोक दिया कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा एक जेस्चर। हाफिज़ अहमद साहब जमीयत इस्लाम के रहनुमा और उज़्मा कारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।